हेलो बच्चों। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर आपका जो भी सपोर्ट मिला मुझे उसके लिए थैंक्स। आज हम नया वीडियो शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे आज हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है। कल के वीडियो में हमने बच्चा पढ़ा था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है। आज हम शुरू करते हैं लिमिटेशंस से। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है बच्चा? जो हमारे चार्जेस होने चाहिए बच्चा वो रेस्ट पे होने चाहिए। चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। ठीक है। पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस। और थर्ड लिमिटेशन है बच्चा, जो हमारा सेपरेशन होना चाहिए दो चार्जेस के बीच में वो न्यूक्लियर डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। The separation should be greater than nuclear distance. Nuclear distance क्या होता है? Nuclear distance means distance of a nucleus और radius of a nucleus. ठीक है। Nuclear distance 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड होता है। अच्छा, अगर इससे कम डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस होगा तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी। ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रांग होती है, हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है। अगर न्यूक्लियर डिस्टेंस से कम होगा चार्जेस के बीच में सेपरेशन तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ये चीज क्लियर। नेक्स्ट हमारा बच्चा जो टॉपिक है वो है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको ही बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ये क्या है बच्चा? अभी तक हमने देखा था कि जो हम चार्जेस के बीच में फोर्स पढ़ रहे थे उसको हम वैक्यूम में पढ़ रहे थे। वहां पर जो परमिटिविटी थी एप्सिलॉन नॉट, ये क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक। अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए चार्जेस का तो क्या फोर्स कम होगी या ज्यादा होगी, उसकी बात करते हैं। सपोज एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यही चार्जेस विद सेम डिस्टेंस सेम सेपरेशन हम किसी और मीडियम में रखते हैं। एफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये क्या है? एप्सिलॉन। ये परमिटिविटी होगी इस मीडियम की Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब अगर हम इनका रेशियो निकालें एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम तो जो हमें कांस्टेंट मिलता है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम, दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां से ये गया हमारा, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बचा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। Relative permittivity is epsilon upon epsilon naught, यानी कि permittivity of medium upon permittivity of free space is known as relative permittivity. क्लियर? देखो इसको लिखना है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चा हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अगर सिमिलैरिटी की बात की जाए, सिमिलैरिटीज जो होंगी, पहली सिमिलैरिटी देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये F E बोल सकते हैं इसको, ये Fg इक्वल्स टू G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों फोर्सेस प्रोपोर्शनल हैं, किसके? पहली प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दूसरी प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो सिमिलैरिटी पहली हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और मासेस। सेकेंड देखो बच्चा, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ये भी, तो फोर्सेस फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। दोनों फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं Q1 Q2 तो कैसे एक्ट करती है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। अगर बात करूं मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तो एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द मासेस, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस कैसी हैं? सेंट्रल फोर्सेस हैं। दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स हैं। अगर हम इनके पास किसी चार्ज को लेके आते हैं, मूव करते हैं, इसके पास किसी मास को मूव करते हैं, ठीक है, तो जो वर्क डन होगा वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ओके, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक, डिफरेंसेस की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो हमेशा अट्रैक्टिव होगी, while gravitational force will always be attractive। ओके, सेकेंड अगर डिफरेंस की बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो काफी वीकर होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है FE इज मच मच ग्रेटर देन FG। ठीक है, समझ में आ गया? आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फाइंड द रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स between two electrons separated by some distance, separated by some distance। ठीक है, जब आप करोगे तो ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना क्या आपको रेशियो निकालना है, तो FE अपॉन FG के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर अपॉन G M1 M2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, यहां से R स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, इतना करना, कोशिश करना आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो। ठीक है, K Q1 Q2 बाय G M1 M2। ठीक है, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना आप मुझे कमेंट्स में बता देना
क्वेश्चन नहीं होगा, मैं आपको करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी ये हमारा क्या है, मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, और ये चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास 9.27 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। ये वैल्यूज यूज करनी है। के की वैल्यू आपको पता है, जी की वैल्यू नहीं पता तो जी की वैल्यू लिख लेना। जी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बच्चा अभी तक हम देख रहे थे दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर हमारे पास n चार्जेस हैं तो किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालनी है तो कैसे निकाली जाए। फोर्स कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम सिंपली एक सिंगल चार्ज या Q, फिर Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn। मुझे इस Q चार्ज पे फोर्स निकालनी है इन चार्जेस की वजह से। सारे चार्जेस लाइक चार्जेस मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3 एंड दिस इज Fn, ठीक है। ये R1 R2 R3 Rn सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, तो जो टोटल फोर्स होगी बच्चा वो वेक्टर सम हो जाएगा। वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चा, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इससे हम सिंगल चार्ज पे ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सम कैसा होगा, वेक्टर सम होगा हमेशा। इस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, क्लियर। साइड ए बी सी डी, इन चारों वर्टिसेस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं सारे। मुझे सी चार्ज पे फोर्स निकालनी है ड्यू टू ऑल थ्री चार्जेस। तो बच्चा देखो, अच्छा ये जो है दिस इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2 टाइम्स ऑफ ए। ये याद रखना चीज है। डायगोनल, ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सारी चीजें याद रखना। अगर नहीं हो पाएगा, कोशिश करूंगा मैं एक वीडियो बना दूं इसके लिए भी, आपके मैथ्स के लिए, जो छोटी छोटी चीजें जो याद रखने वाली है उसके लिए। ये √2 है, दिस इज ए, दिस इज ए। तो पहले फोर्सेस को हम बनाते हैं। फोर्स ऑन सी निकालना, मुझे एफ सी निकालना है, ठीक है। तो एफ सी, दिस इज एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। दिस इज एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। दिस इज एफ सी डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। अच्छा, अब थोड़ा सा वेक्टर्स में जाओ, जो 11th क्लास में पढ़ रखा है। क्यू चार्जेस कैसे सेम है, डिस्टेंस ए है। यहां पे चार्जेस कैसे सेम है, डिस्टेंस ए है, ठीक है। यानी कि ये एफ सी डी और एफ सी बी दो इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, और जो एक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कहां से जाएगा, इसके एंगल बाइसेक्टर से जाएगा।
यानी कि ये जो जा रही लाइन बच्चा AC डायगोनल जो है ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर ही होता है। स्क्वायर में जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर ही होता है। यानी कि FCA और F रिजल्टेंट ऑफ FCD प्लस FCB। क्लियर? दो इक्वल वेक्टर्स हैं, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो FC हमारा बच्चा हो जाएगा FCD प्लस FCA प्लस FCB। पहले इन दोनों की बात करेंगे, FCD एंड FCB, इसको हम बोलते हैं FC ड्यू टू B एंड D। फॉर्मूला क्या है, अगर दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं और 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो वैसे तो √2 टाइम्स वेक्टर हो जाएगा, बट कोशिश करते हैं फॉर्मूले में पुट करने की। तो FCB स्क्वायर प्लस FCD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ FCB FCD cos 90। cos 90 0 होता है। FCB एंड FCD आर इक्वल वेक्टर्स, तो चाहे FCB को FCD लिख दो, चाहे FCD को FCB लिख दो। क्लियर? तो 2 टाइम्स ऑफ FCB स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ FCB। ओके, ये समझ में आ गया। FCB कितना हो जाएगा मेरा, यहां से निकालने की कोशिश करो, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, तो √2 टाइम्स ऑफ KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अच्छा, FCD और FCB का जो रिजल्टेंट है वो अलोंग FCA है, तो दो वेक्टर्स जब हमारे एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वो एज इट इज ऐड हो जाएंगे। ये हमारे पास निकल चुका है, तो FC जो हो जाएगा बच्चा √2 टाइम्स ऑफ KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस, अब A C के बीच में जो डिस्टेंस है वो √2 टाइम्स ऑफ A है, तो KQ स्क्वायर बाय √2A स्क्वायर, नहीं 2A स्क्वायर। क्लियर? यहां से हमें जो कॉमन मिलेगा उसको कॉमन लेते हैं, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर √2 प्लस 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 equal charges are kept at vertices of an equilateral triangle of side A. Find the force on any one charge। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने ये जो देखा अभी तक फोर्स के बारे में, तो हमने देखा कि जो चार्जेस हैं ये हमारे एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, बट इनके बीच में फोर्स लग रहा है, यानी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, कोई टच नहीं किया किसी ने एक दूसरे को, बट फोर्स लग रहा है। तो ये किस वजह से लग रहा है, यानी कि कोई और कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए ना यहाँ पे। ये एक्शन एट डिस्टेंस जो शो कर रहा है, एक्शन एट डिस्टेंस
टाइप ऑफ फोर्स। तो यहां पे बच्चा एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज के चारों तरफ वो स्पेस जहां पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। द स्पेस surrounding a charge where another charge experiences an electrostatic force, ठीक है। क्लियर बात इतनी? एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पास पास नहीं है, कोई फिजिकल टच नहीं है, दूर दूर रखे हुए हैं, बट फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। ये किस वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे? ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज, इसको मान लेते हैं कैपिटल क्यू, ठीक है। इसके स्पेस में हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज को। अच्छा, जो टेस्ट चार्ज होता है बच्चा वो बहुत ही स्मॉल होता है। स्मॉल रखने की वजह क्या है? ये इस सोर्स चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अच्छा, यहां पे देखो, अभी ये जो इक्वेशन दिख रही है हमको, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, क्या ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सही से डिफाइन कर पा रहा है? ये हमें क्या करना है? क्यू नॉट, क्यू नॉट को बहुत ही छोटा रखना है। क्यों? ताकि इसकी फील्ड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। तो अगर हम इसको कर दे बच्चा, E इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ क्यू नॉट कर दें, क्यू नॉट टेंड्स टू 0। अब देखो बच्चा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर? लिमिटिंग वैल्यू ले ली हमने क्यू नॉट की, क्यू नॉट को बहुत ही छोटा कर दिया। अभी ये सोर्स चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। क्लियर? अभी हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई, ठीक। यूनिट की बात करें, ये हमारा है न्यूटन और ये है कूलम, तो यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर।